और दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर बीजेपी ने महाराष्ट्र को बदनाम करने का, इसलिए मैं ठेकेदार शब्द यूज इसलिए करता हूं कि राम मंदिर के नाम से पैसे जमा किए गए, उस समय के तथाकथित राम भक्तों ने नहीं दिया। अभी भी उन लोगों ने उसी तरह पैसा जमा किया, हिंदू के नाम से, धर्म के नाम से। हनुमान चालीसा का सब्जेक्ट हो, आखिरी श्रद्धा हमारे धर्म में, मैं भी खुद हिंदू, मैं भी खुद सुबह अपने घर से हनुमान चालीसा पढ़ के जाता हूँ कि ये जो राम मंदिर आज बनने जा रहा है उसकी वो देन जो है राजीव गांधी जी है, उनके वजह से ये राम मंदिर बन रहा है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे। मेरे साथ में इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं और महाराष्ट्र की सियासत पे आज हम चर्चा करेंगे। पटोले साहब, जो विवाद चल रहा है, तीन चीज़ें अहम हैं, हनुमान चालीसा और उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी और फिर नवनीत राणा, ये जो एक अहम कड़ी है, और उसके बाद लाउड स्पीकर। इसमें अब महाराष्ट्र की सियासत, राजनीति, जो विकास का मुद्दा है वो तो कहीं गायब ही हो गया है। देखो, कांग्रेस की भूमिका हमने शुरुआत में स्पष्ट की थी कि हम इस नौटंकी में और इस धार्मिक उत्पाद में कांग्रेस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी। और जो केंद्र सरकार का जो फेलियर है गया 8 साल का, जिससे हमारा देश 50 साल पीछे गया, आपने देखा होगा अपना देश का रुपया जिस तरह से जो गिरा है, उसका रीज़न ही ऐसा है कि आज केंद्र की सरकार का जो फेलियर है उसका अंदाज अब सब लोगों को समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार के विरोध की सरकार है और महाराष्ट्र की भूमि पर राजनीति कर केंद्र की बीजेपी की सरकार अपना जो फेलियर है वो छुपाना चाहती है और दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर बीजेपी ने महाराष्ट्र को बदनाम करने का एक साजिश बनाई थी और कुछ दिन उनकी साजिश चली, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारे किसान के इशू है, गरीबों के इशू है, ये सब इशू को अब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो महाराष्ट्र को बदनाम करने का और धार्मिक उत्पाद मचाने की जो कोशिश बीजेपी ने महाराष्ट्र में जानबूझ कर की थी, और उसके बारे में कांग्रेस की तरफ से बार बार आपने देखा होगा कि हमारे जो आंदोलन हुए महंगाई के बारे में, तो उसको देश में एक अलग लोगों ने उसको देखा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हुई है, उसके बारे में हमने जो प्रदर्शन किया पूरे देश ने उसको सराहा है। तो जो मामला महाराष्ट्र में गए 15 दिन से बीजेपी की ओर से किसी के कंधे पे बंदूक रखकर जो खेल रहे थे, अब बीजेपी खुद ही अपने जाल में फंस गई है। सर, इसमें दो चीज़ें हैं। राज ठाकरे को भी बीच में इन्वॉल्व किया गया, लेकिन अब वो मतलब एक तरह से साइड में होते हुए नज़र आ रहे हैं। नवनीत राणा भी पहले मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, अब दिल्ली में पढ़ेंगी 14 तारीख को। तो आपको क्या लगता है, वाकई में हनुमान चालीसा पढ़ने से महाराष्ट्र का संकट दूर होगा, या फिर जो बीजेपी को आप दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं उससे दूर होगा? आखिर किस तरह का प्लान है? देखो, धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कई सालों से जो चल रही थी कि हम ही हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, और इसलिए मैं ठेकेदार शब्द यूज़ इसलिए करता हूं कि राम मंदिर के नाम से पैसे जमा किए गए, राम मंदिर के नाम से शिला जमा करने का काम किया गया था। लोगों ने बड़े सद्भाव से और श्रद्धा से उस शिलाओं की पूजा कर राम मंदिर में हमारे गांव की, हमारी श्रद्धा की बीट लगेंगी, ये सोचकर लोगों ने पैसा और बीटें जमा करके दी थी। कहाँ गई उसका हिसाब उस समय के तथाकथित राम भक्तों ने नहीं दिया। अभी भी उन लोगों ने उसी तरह पैसा जमा किया। हिंदू के नाम से, धर्म के नाम से हिंदू जनता से पैसे जमा करना एक में बिजनेस बना के रखने वाले कौन है वो सबको पता है, और हम ही हिंदू के ठेकेदार है। सही में तो आपको इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोता को और जनता को बताना चाहूँगा कि राम मंदिर की शुरुआत तो सिर्फ राजीव गांधी जी ने की थी, उसका शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था,
और जो रामलला का ताला भी खोलने का काम खुद राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे तब उनने किया था। और बाद में इन लोगों ने रथ यात्रा वगैरह कर कर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए की हुई कार्रवाई वो सब भी जनता को पता है। और हनुमान चालीसा का सब्जेक्ट आखिरी श्रद्धा हमारे धर्म में, मैं भी खुद हिंदू, मैं भी खुद सुबह अपने घर से हनुमान चालीसा पढ़ के जाता हूँ, लेकिन मैं श्रद्धा को इस तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित कर कर अपने को राजनीतिक फायदा कैसा हो इसकी कोशिश करने वाले भी लोगों ने देखा है। जिन लोगों को, कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि चैनल पे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप चलो हनुमान चालीसा बोलो, तो कई लोगों को तो हनुमान चालीसा बोलने भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये लोगों के सामने आई। और मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों का ना आपने उल्लेख किया, मैं उन लोगों का कोई उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्यादे बनकर बीजेपी के उन लोगों ने काम किया, तो प्यादों की चर्चा नहीं की जा सकती। और ना कांग्रेस की भूमिका भी वही है। और मुझे लगता है कि जो कुछ महाराष्ट्र में गए 15 दिन में हुआ था, वो बहुत महाराष्ट्र के लिए गलत हुआ। उसका नुकसान भी महाराष्ट्र का हुआ है, क्योंकि जिस राज्य में इस तरह का माहौल दूषित होता है तो उद्योग जो रहते हैं वो राज्य से जाते हैं, नए उद्योग आना बंद हो जाते हैं, उससे राज्य की तिजोरी में आने वाला पैसा रुकता है, उसमें रोजगार ख़त्म हो जाते हैं। बड़े नुकसान महाराष्ट्र के, ये बीजेपी के इस पॉलिसी की वजह से महाराष्ट्र के नुकसान हुए, ये भी स्पष्ट हो चुका है। सर, हिंदुत्व को लेकर के बहुत नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तक बीजेपी और शिवसेना ने इसे अपना प्रमुख चीज़ बताया हुआ था, फिर राज ठाकरे आ गए, अब आपने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप भी अयोध्या जाने वाले हैं, आप भी राम भक्त कहलाएंगे। तो ये जो कांग्रेस भी क्या हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? मैंने जब भी खुलासा किया कि हम लोग श्रद्धा, हमारे दैवत है, तो मैं अयोध्या में पहली बार नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग तो पहली बार जा रहे होंगे, उसके लिए वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए रोज़ ऐड दे रहे कि हम लोग अयोध्या जा रहे। मैं तो कई बार अयोध्या जाके आया हूँ। और मैंने उस दिन, मुझे दशरथगढ़ी के महंत खुद हमारे पार्टी कार्यालय में आए और उनने मुझे न्योता दिया। और काय के लिए दिया कि ये जो राम मंदिर आज बनने जा रहा है उसकी वो देन जो है राजीव गांधी जी है, उनके वजह से ये राम मंदिर बन रहा है। राजीव गांधी ने उस समय शिलान्यास नहीं किया रहता तो आज उसके विषय की चर्चा कोई नहीं करता। और इसलिए आपने वहाँ पे आना है करके महंत जी वो पार्टी कार्यालय आए और मुझे वहाँ पे उनने निमंत्रण दिया। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकृत किया और मैं जा रहा हूँ। उनके फोटोज़ और वो उस माध्यम से वायरल हुए और उसके बारे में जब चर्चा हुई तो हमने कहा कि बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन मैं कब जाएंगे, कौन सी तारीख, मैंने ऐसे कोई डिक्लेयर नहीं किया। अगले महीने में हम जाएंगे ऐसे ही बताया। तो मेरा ये कहना है कि हम कोई जाहिरातबाजी करके नहीं जा रहे कि हम वहाँ पर अयोध्या में जा रहे। तो इसका मतलब है कि हम वहाँ जाएंगे, दर्शन के लिए जाएंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे भगवान श्री राम जी का, और वो हमारे दैवत है, जाने में क्या अड़चन है। सर, मुख्यमंत्री जी को लेकर के एक मतलब आपत्तिजनक टिप्पणी की है सदाभाऊ खोत ने कि माफ़ कीजिएगा, अजीत पवार जी को लेकर वैफल्य जो व्यवस्था बनती है जो किसी व्यक्ति की, वो स्थिति अब बीजेपी की बन चुकी है। और उसके वजह से सत्ता जाने के बाद उनमें पागलपन उनके में सवार हुआ है, उसका असर अपने को देखना मिलता है। और इसलिए महाराष्ट्र की जो संस्कृति नहीं है, वो संस्कृति के आगे जाकर जिस तरह से वक्तव्य जो बीजेपी आज दूसरे के बारे में, कई नेताओं के बारे में करते हैं, ये गलत है। वो महाराष्ट्र की संस्कृति कभी रही नहीं और ऐसा वक्तव्य करना ये महाराष्ट्र के लिए गलत है। चलते चलते आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि कोल्हापुर में शरद पवार जी ने कहा कि जो थर्ड फ्रंट बनने की बात चल रही थी उसमें हमारे आपस में ही मतभेद हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? बिना कांग्रेस के तो थर्ड फ्रंट संभव नहीं। देखो, हमने कई बार भी इस वक्तव्य को हमने कहा है कि ऑलरेडी यूपीए देश में है, हमारी नेता सोनिया जी गांधी के नेतृत्व में है और सबने ये मान्य किया है। पहले तो शुरुआत में कई राज्य के नेताओं ने अपने अपने लेवल पर खुद को नेता समझने की कोशिश करे, लेकिन सब ने फिर आखिरी मान्य किया कि कांग्रेस के बगैर
यूपीए बन नहीं सकती। और जब बीजेपी का बड़ा पर्याय जो है वो कांग्रेस ही है, अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस के सिवा कोई बचा नहीं सकता। और ऐसे समय में कोई स्टेट लेवल के नेता थर्ड रैंक की बात करते तो कई बार आपने देखा होगा कि तेलंगाना के भी सीएम ने कई बार कोशिश की, तो क्या क्या स्थिति बनी। और इसलिए केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र की सरकार का पर्याय एक में है, कांग्रेस ही है। और देश की जनता ने भी वो मानसिकता को बना चुके हैं। आने वाले 2024 का चुनाव जो होगा वो बहुमत में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि देश की जो 50 साल पीछे ले जाने की व्यवस्था केंद्र की नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने जो की है, उसका गुस्सा जनमानस में। आप कैसे करेंगे सर? यही तो सवाल है कि आप मतलब आप एक्टिव हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक प्लान क्या है, ऐसे कैसे हो पाएगा? देखो, मैं आपको एक सवाल करता हूं कि 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और उसमें उस समय भी सब लेवल पर, सब मीडिया के माध्यम से और सब राजनीति तज्ञ भी जो बात करते थे कि अभी जो 2014 के इलेक्शन में पुनः देश में मिक्स सरकार आएंगी और मिक्स सरकार आकर कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी चर्चा 4 महीने पहले 14 के इलेक्शन में के पहले चल रही थी। तो देश में परिवर्तन है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में आ गई। तो आज से कोई बात का निष्कर्ष नहीं लगाया जाता। आज जो चल रहा है, लोगों में केंद्र की बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में गुस्सा पैदा होना शुरू हो चुका है, और ये गुस्सा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश की नरेंद्र मोदी की सरकार के कंट्रोल के बाहर चले गए। जैसे श्रीलंका में जो स्थिति पैदा हो चुकी है, श्रीलंका में जो हालत आज बन चुकी है, देश की जनता को ये लग रहा है कि हमारा देश भी श्रीलंका जैसा ना बने, क्योंकि महंगाई सरकार बोलती, केंद्र सरकार के हमारे अब नियंत्रण में नहीं रह चुकी है और हम उसको रोक नहीं सकते। बेरोजगारी का भी आपने देखा होगा कि देश में 45 करोड़ युवा और युवतियों ने नौकरी की आस छोड़ दी। केंद्र सरकार ने 2.5 करोड़ के ऊपर नौकरियां को पूरा कोलैप्स करके रखा है, क्योंकि वो पुनर्जीवित नहीं हो सकती। इस तरह से देश को बेरोजगार बनाने का काम भी केंद्र की सरकार कर रही है। महंगाई एक तरफ है, बेरोजगारी एक तरफ है। किसान का विरोध में कानून लाने के बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री देश के अन्नदाता से भी बात करने को तैयार नहीं, ये किसान विरोधी सरकार जो है केंद्र में बैठी हुई, आज देश गरीबी की खाई में गिर चुका है। ऐसे समय में केंद्र सरकार को एक पैसे की भी चिंता नहीं और हमारे कंट्रोल में नहीं, ऐसे केंद्र की सरकार जब बोल रही है तो एक बड़ा परिवर्तन निश्चित है। और आज लोगों में, जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका की जैसे इंडिया की स्थिति ना हो बने, ये लोग प्रेयर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश और खड़ा होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नाना पटोले जी, जो कह रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार है वो अगले चुनाव में ज़रूर बनेगी। महंगाई सबसे अहम मुद्दा होगा। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर किस तरह से ये जो प्लानिंग है ये एग्जीक्यूट होती है और ये सारी चीज़ें जो पटोले साहब ने कही वो संभव हो पाती हैं या नहीं। अविनाश पांडे।